हेलो स्टूडेंट्स, आदर्श नवोदय एजुकेशन ग्रुप चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज हम रिस्पायरेशन के प्रोसेस के बारे में स्टडी करेंगे। रिस्पायरेशन की डेफिनेशन, रिस्पायरेशन की क्रियाविधि, इनके बारे में मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था। आज हम इस प्रोसेस के बारे में स्टडी करेंगे। एक बार वापस में बैक जाना चाहूंगा। रिस्पायरेशन क्या है? कोशिकाओं में ऑक्सीजन की उपस्थिति और उपस्थिति में होने वाला वह प्रोसेस है जिसमें भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो भोज्य पदार्थ के ऑक्सीडेशन से ऊर्जा का उत्पन्न होना, ये रिस्पायरेशन है। अब कुछ जीव ऐसे होते हैं कि जिनमें श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। जैसे जीवाणु, नीलहरी शैवाल, माइकोप्लाज्मा, कुछ कवक जैसे यीस्ट, अंकुरित बीज, संग्रहित बीज, इनमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन होता है और जिसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है, लेकिन बहुत कम मात्रा में होती है। यानी इसे हम अवायवीय श्वसन कहते हैं, यानी एनाएरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। एनाएरोबिक रिस्पायरेशन, एनाएरोबिक रिस्पायरेशन में ग्लूकोज के 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन से मात्र 2 ATP एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जबकि एरोबिक रिस्पायरेशन में वायवीय श्वसन, एरोबिक रिस्पायरेशन में जो है ग्लूकोज के 1 और के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से 38 ATP एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब ध्यान में रखना, अब यहां पर हमने आपको पहले भी बताया था कि भोज्य पदार्थ के रूप में कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन, इन्हीं तीनों का ऑक्सीडेशन होता है और इन्हीं तीनों से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज है, यानी मुख्य रूप से, सामान्य रूप से अगर कहा जाए तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है सेल्स में, सजीवों की कोशिकाओं में। लेकिन जब ग्लूकोज की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में, तो ग्लूकोज की अनुपस्थिति में या कमी में फैट, यानी वसा का ऑक्सीकरण होता है। और जब फैट की भी कमी हो जाती है तब प्रोटीन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न होती है। यानी सबसे पहले ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन से ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो हमारी बॉडी में जो स्टोर रहता है फैट, उसका ऑक्सीकरण होता है, उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। और लास्ट में अगर प्रोटीन भी यदि फैट भी, यानी वसा की भी कमी हो जाती है बॉडी में, तब प्रोटीन का ऑक्सीकरण होता है और इससे ऊर्जा उत्पन्न होता है, हमारी बॉडी ऊर्जा उत्पन्न करती है। अब देखिए, यानी 1 ग्राम, अब हम ये देखें, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम ग्लूकोज, क्या ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से, पूर्ण ऑक्सीकरण से जो है ये लगभग 4.15 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है।
जबकि 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से ये लगभग 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है और 1 ग्राम प्रोटीन के ऑक्सीकरण से ये लगभग 5.10 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये सामान्य चीज हमने आपको बताया। एराबिक रिस्पायरेशन में 1 ग्राम ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट से 4.15 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रोड्यूस होती है। 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है और 1 ग्राम प्रोटीन के ऑक्सीकरण से 5.1 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। यानी कि सबसे अधिक ऊर्जा जो वो फैट से उत्पन्न होती है, वसा से उत्पन्न होती है। अब देखिए, तो ये आपने देखा कि श्वसन क्रिया में ऑक्सीकरण के रूप में ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन तीनों में से तीनों का उपयोग आवश्यकता अनुसार, परिस्थिति के अनुसार किया जाता है। तो अब देखिए, जब हमारे शरीर में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी ग्लूकोज का दहन होता है, ऑक्सीकरण होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस प्रकार के श्वसन को कहते हैं प्लावी श्वसन। इस प्रकार के श्वसन को कहते हैं प्लावी श्वसन। प्लावी श्वसन किसे कहते हैं? जब हमारी बॉडी में जब सजीवों के शरीर में कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न होती है तो इसे प्लावी श्वसन कहते हैं। अब देखिए, श्वसन क्रिया में जिस पदार्थ के ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न होती है उस पदार्थ को श्वसनीय क्रियाधार कहते हैं। श्वसनीय क्रियाधार। श्वसनीय क्रियाधार किसे कहेंगे भाई? श्वसन क्रिया में जिस पदार्थ के ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न होता है उसे श्वसनीय क्रियाधार कहते हैं। श्वसनीय क्रियाधार 3 हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। तो जब श्वसन क्रिया में कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी कि जब श्वसन क्रिया में श्वसनीय क्रियाधार के रूप में कार्बोहाइड्रेट होता है तो इस प्रकार के श्वसन को प्लावी श्वसन कहते हैं। एक है प्रोटोप्लाज्मिक श्वसन, दूसरा है प्रोटोप्लाज्मिक श्वसन। प्रोटोप्लाज्मिक या जीवद्रव्यीय श्वसन, यानी जब श्वसन क्रिया में श्वसनीय क्रियाधार के रूप में प्रोटीन होता है। जब श्वसन क्रिया में श्वसनीय क्रियाधार के रूप में प्रोटीन होता, अर्थात जब श्वसन क्रिया में प्रोटीन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है तो इस प्रकार के श्वसन को प्रोटोप्लाज्मिक श्वसन कहते हैं। अब इसके बाद देखिए, ये तो हो गया श्वसन से संबंधित सामान्य। अब श्वसन की क्रिया में ऊर्जा का उत्पन्न होना ये 3 प्रक्रम के अंतर्गत होता है। श्वसन क्रिया में ऊर्जा का उत्पन्न होना 3 प्रक्रम के अंतर्गत होता है। पहला प्रोसेस क्या है? पहला प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस ग्लाइकोलाइसिस। दूसरा प्रोसेस है क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र। और तीसरा प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। इलेक्ट्रॉन परिवहन
इसे ETS कहा जाता है। ETS इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। तो श्वसन क्रिया में इन 3 स्टेप में, इन 3 विधियों द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होता है। अब एक सामान्य चीज हम आपको बता देंगे कि ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया यह सभी जीवों में होता है, चाहे वो एरोबिक रिस्पायरेशन करते हो या एनाएरोबिक रिस्पायरेशन करते हो, यानी सभी एरोबिक एनाएरोबिक दोनों प्रकार के जीवों में, यानी वायवीय और अवायवीय श्वसन करने वाले सभी जीवों में ग्लाइकोलाइसिस समान रूप से पाया जाता है। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया जो है ये कोशिका के साइटोप्लाज्म में होता है। कोशिका के साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य में होता है। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में कुल 8 एटीपी ऊर्जा उत्पन्न होता है। सामान्य रूप में आप ध्यान दे लीजिएगा। कैसे कैसे होता है इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे अभी कि कैसे कैसे 8 एटीपी कैसे होते हैं, लेकिन एक सारांश के रूप में आप जान लीजिए ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया सभी जीवों में समान रूप से पाया जाता है। यह कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है और इस क्रिया में 8 एटीपी ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्रेब्स चक्र जो है, क्रेब्स चक्र और ETS ये दोनों माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। माइटोकॉन्ड्रिया अब देखिए ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कोशिका द्रव्य में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होता है। इस क्रिया में कुल मिलाकर के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 8 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। क्रेब्स चक्र जो है यह ऑक्सीजन की, क्रेब्स चक्र और ETS ये दोनों ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। तो क्रेब्स चक्र और ETS ये दोनों प्रोसेस जो हैं ये केवल एरोबिक रिस्पायरेशन करने वाले जीवों में ही पाया जाता है, यानी वायवीय श्वसन करने वाले जीवों में ही क्रेब्स चक्र और ETS पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि वायवीय श्वसन करने वाले जीवों में केवल 2 ही पाए जाए। वायवीय श्वसन करने वाले जीवों में ये तीनों पाया जाता है। ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स चक्र और ETS ये तीनों पाया जाता है एरोबिक रिस्पायरेशन करने वाले जीवों में। लेकिन एनाएरोबिक रिस्पायरेशन करने वाले जीव जो होते हैं उनमें केवल ग्लाइकोलाइसिस होती है। क्रेब्स चक्र और ETS उनमें नहीं पाया जाता है। क्रेब्स चक्र में होता क्या है कि क्रेब्स चक्र जब एक बार चलता है, ध्यान में रहे कि ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज के एक अणु का ऑक्सीकरण होता है 10 चरणों में और ग्लूकोज के एक अणु से ग्लूकोज ये 10 चरणों में ये संपन्न होता है ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें ग्लूकोज का एक अणु अंत में पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में टूट जाता है। पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में टूट जाता है। 2 अणु यानी ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के 2 अणु बन जाते हैं। अब ध्यान दें, ये पायरुविक अम्ल जो है जब इस पायरुविक अम्ल को ऑक्सीजन मिलती है तब तो ये क्रेब्स चक्र में आता है, यानी ग्लाइकोलाइसिस क्रिया का अंतिम उत्पाद पायरुविक अम्ल होता है। इस पायरुविक अम्ल को अगर जो ऑक्सीजन मिल जाता है
तब तो ये क्रेब चक्र में आ जाता है। और अगर इसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है तो ये फर्मेंटेशन की दिशा में चला जाता है, किण्वन फर्मेंटेशन, या हिंदी में उसको किण्वन कहते हैं। तो होता क्या है, पायरुविक अम्ल जब किण्वन की दिशा में चला, जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा इसको फर्मेंटेशन में जाएगा, और फर्मेंटेशन में जब जाएगा तो पायरुविक अम्ल से जो है कार्बोनिक अम्ल या इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है इससे, पायरुविक अम्ल से। और अगर वो ऑक्सीजन मिल गया तब ये आता है क्रेब चक्र में। अब देखिए, चूंकि ग्लूकोज के एक अणु, ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज के एक अणु के कंप्लीट, मतलब एक अणु के ऑक्सीडेशन से पायरुविक अम्ल के दो अणु बनते हैं। अतः ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीडेशन के लिए क्रेब चक्र 2 बार चलता है। ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए क्रेब चक्र 2 बार चलता है। तो क्रेब चक्र जब एक बार चलता है तो उससे 12 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। क्रेब चक्र जब एक बार चलता है तो 12 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो चूंकि ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं, अतः ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण होने के लिए क्रेब चक्र 2 बार चलता है, यानी कि 12 × 2 बराबर 24 एटीपी हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रहे कि क्रेब चक्र के एक बार चलने में केवल 12 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। अब इसके बाद देखें, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब चक्र में कुछ ऐसे मध्यवर्ती उत्पाद बनते हैं जो कि प्रत्यक्ष रूप से वो ऊर्जा उत्पन्न नहीं करते। तो वो जो मध्यवर्ती जो उत्पाद बनते हैं वो आते हैं ईटीएस में। मध्यवर्ती उत्पाद जैसे NADH है, NAD है, और उसके बाद FAD है। तो ये सब जो है मध्यवर्ती उत्पाद है। तो ये जो बनते हैं ये फिर आते हैं इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में मध्यवर्ती उत्पाद, जैसे NADH2, NADH2 और FADH2, ये सब मध्यवर्ती उत्पाद है। तो ये जब इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में आएंगे तब इनसे जो है ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी कि NADH2 के एक अणु से 3 एटीपी ऊर्जा बनती है। NADH2 के एक अणु से 3 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है, और FADH2 के एक अणु से केवल 2 एटीपी। वापस देख लीजिए, हम आपको आगे जब पूरा बताएंगे कि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ, NADH2 कहाँ बन रहा है, कैसे बनता है, वो आगे बताएंगे तो आप समझ जाएंगे। फिलहाल अभी देखिए कि ग्लाइकोलाइसिस में मध्यवर्ती उत्पाद के रूप में NADH2 या FADH2 इन सब का निर्माण होता है। और ये क्रेब चक्र और ग्लाइकोलाइसिस में जो बनते हैं NADH2 और FADH2, ये जाते हैं इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में, तब जाकर के इनसे ऊर्जा उत्पन्न होती है। यानी NADH2 का एक अणु जब ETS में जाता है तो उसे 3 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बता रहा हूं, NADH2 के एक अणु से जब एक अणु ETS में जाता है तो 3 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है, जबकि FADH2 का एक अणु जब ETS में जाता है तो उससे केवल 2 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में सिर्फ यही होता है कि ये जो अप्रत्यक्ष रूप से जो ऊर्जा होते हैं ना, उनको एटीपी के रूप में ट्रांसफर कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है। ठीक उसी बात, जैसे मान लीजिए सपोज करो कि भी आपके पास $1 है, अमेरिकी डॉलर है आपके पास यहाँ पर, तो डॉलर लेकर के आप सब्जी लेने जाओ तो कोई आपको सब्जी नहीं देने वाला आपको। लेकिन वो डॉलर लेकर के जब आप एक्सचेंजर में जाओगे, बैंक में आप जाओगे, तो बैंक जो है डॉलर के वैल्यू के बराबर आपको रुपया, भारतीय मुद्रा आपको दे देता है।
जैसे सपोज करो कि अभी आप सपोज करो कि $1 जो है, $1 मान लो ये 72 भारतीय मुद्रा यानी 72 रुपए के बराबर है। तो अगर आप $1 लेकर के बैंक में आप जाओगे तो बैंक आपको 72 रुपये आपको दे देगा। अगर जो आप सपोज करो 1 पाउंड है, अब 1 पाउंड आप सपोज मान लो 80 रुपए के बराबर है, तो 1 पाउंड लेकर के जाओगे तो बैंक आपको 80 रुपया दे देगा। ठीक उसी प्रकार से ये जो इलेक्ट्रॉनिक परिवहन तंत्र है यह एक बैंक के रूप में काम करता है। बैंक नहीं बल्कि एक एक्सचेंजर के रूप में काम करता है, जहां पर अगर जो ऊर्जा मुद्रा यानी DS2 आ रहा है तो इसे वो इसका 3 गुना यानी एक अणु आएगा तो 3 ATP बना देगा। हमारे शरीर की मुद्रा क्या है, ऊर्जा मुद्रा क्या है, ATP है। हमारी बॉडी का ऊर्जा मुद्रा क्या है, ATP है हमारे, तो ये ATP में कन्वर्ट कर देगा। अब मान लो ये सपोज करो ये पाउंड है, या फिर DS2 मान लो ये डॉलर है, तो डॉलर लाओगे इसे 2 ATP मिलेगा आपको। तो ये प्रोसेस होता है ग्लाइकोलाइसिस क्रेट जंग और इलेक्ट्रॉन परिवहन सिस्टम में। अब इसके बाद वायवीय और अवायवीय शोषण में अंतर, हालांकि एक बार मैंने आपको बताया था, पहले भी बताया था। एराबिक एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन में अंतर। तो मान लो एक साइड में हमने लिख दिया, यहां पर ऐसे हमने टेबल बनाया, यहां हमने लिख दिया वायवीय शोषण यानी कि एराबिक रिस्पायरेशन, यहां हमने लिख दिया अवायवीय शोषण एंड एराबिक रिस्पायरेशन। अब दोनों में अंतर आपको लिखना है। तो पहला अंतर क्या हो जाएगा भाई कि वायवीय शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जबकि अवायवीय शोषण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। वायवीय शोषण माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, और जबकि एनारोबिक रिस्पायरेशन जो है ये कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है, साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य में। दो अंतर हो गया। पहला अंतर हो गया वायवीय शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अवायवीय शोषण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। वायवीय शोषण माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, अवायवीय शोषण कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। अगला क्या है, एराबिक रिस्पायरेशन में अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है और इसमें कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब कितना, अब फिर देखेंगे, वायवीय शोषण में ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से 38 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है। ये 38 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है और इससे केवल 2 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है अवायवीय शोषण में। वायवीय शोषण यानी वायवीय शोषण जो है ये अधिकांश जीवों में पाया जाता है, जबकि अवायवीय शोषण ये केवल अमीबा पैरामीशियम नहीं करते उसमें बोलकर जीवाणु, नीलहरी शैवाल, माइकोप्लाज्मा, कुछ कवक, अंकुरित बीज, संग्रहित बीज आदि में पाया जाता है। अगला पॉइंट, वायवीय शोषण। वायवीय शोषण जो है ये इसमें ऊर्जा का उत्पन्न होना यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया के अंतर्गत होता है और
सॉरी इसमें ऊर्जा जो उत्पन्न होती है वो केवल ये माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका द्रव्य दोनों को मिला करके इसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, जबकि इसमें केवल कोशिका द्रव्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ये कुछ हमने आपको अंतर बताए एरोबिक और एनारोबिक रिस्पायरेशन में। अब फिर हम आपको बता रहे हैं कि श्वसन के प्रक्रम में, जैसे हमने बताया कि श्वसन की प्रक्रिया जो है 3 प्रमुख प्रक्रियाओं द्वारा संपन्न होता है, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स चक्र और यूटीएस। तो अब हम सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस के बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस, अब देखिए कहीं भी लाइसिस शब्द है तो लाइसिस का मतलब होता है टूटना। लाइसिस का मतलब होता है टूटना। ग्लाइको लाइसिस, लाइसिस का मतलब टूटना, यानी ग्लूकोज का टूटना। तो ग्लाइकोलाइसिस क्रिया जो है, ग्लाइकोलाइसिस क्रिया कोशिका के कोशिका द्रव्य में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होता है। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया की खोज इम्बेडेड मेयरहॉफ तथा परनास ने किया। 3 वैज्ञानिकों ने किया। ग्लाइकोलाइसिस क्रिया की खोज इम्बेडेड, मेयरहॉफ तथा परनास नाम के वैज्ञानिकों ने किया। इन वैज्ञानिकों के नाम के प्रथम अक्षर के आधार पर ग्लाइकोलाइसिस को EMP पथ भी कहा जाता है। EMP पथ भी कहा जाता है। EMP पथ, E माने इम्बेडेड, M माने मेयरहॉफ, P मींस परनास। तो ग्लाइकोलाइसिस क्रिया की खोज इम्बेडेड, मेयरहॉफ और परनास ने किया। इन वैज्ञानिकों की खोजकर्ता वैज्ञानिकों के नाम के प्रथम अक्षर के आधार पर ग्लाइकोलाइसिस को EMP पथ भी कहा जाता है। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया ये 10 जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के अंतर्गत संपन्न होता है। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया जो है ये 3 प्रमुख चरणों में संपन्न होता है। देखिए ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया 3 प्रमुख चरणों में संपन्न होता है। कौन कौन? नंबर 1 ग्लूकोज का फास्फोरिलीकरण। ग्लूकोज का फास्फोरिलीकरण, फास्फोरिलीकरण। दूसरा है फास्फोरिलीकृत, फास्फोरिलीकृत ग्लूकोज का, यानी ग्लूकोज से फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के 2 अणु का निर्माण। और थर्ड है पायरुविक अम्ल का निर्माण। पायरुविक अम्ल, पायरुविक अम्ल का निर्माण। ग्लूकोज का फास्फोरिलीकरण, फास्फोरिलीकृत ग्लूकोज से
फास्फोग्लिसरीडिहाइड के 2 अणुओं का निर्माण, और तीसरा स्टेप है पायरुवेट अम्ल का निर्माण। तो देखिए PgAl, यहाँ पर कुछ आगे जब हम आप ग्लाइकोलाइसिस में आपको बताएंगे तो उसमें कुछ ऐसे शब्दावलियां हैं जिनके बारे में पहले बता देना ज्यादा बेटर होगा, तभी आप आगे समझ पाएंगे। जैसे NAD, एक बार इसको भी मिटा दे रहा हूं। पहला है NAD, इसका पूरा नाम क्या है? निकोटिनामाइड। निकोटिनामाइड एडेनिन, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड। एनेडिन, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, NAD का पूरा नाम। F NADH2, NADH2, इसका पूरा नाम क्या है? रिड्यूस निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट। क्यों यहाँ पर हम रिड्यूस लगा देंगे? रिड्यूस यानी न्यूनीकृत निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। FAD, इसका क्या हो जाएगा? फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड। इसके बाद है PgAl, PgAl फास्फोग्लिसरीडिहाइड, फास्फोग्लिसरलडिहाइड, PgA। और PgA का मतलब होता है फास्फोग्लिसरिक अम्ल, इसका पूरा नाम है फास्फोग्लिसरिक अम्ल। इसके बाद है DIHAP, इसका पूरा नाम क्या है? डाइहाइड्रोएसीटोन फास्फेट, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, ये DIHAP का पूरा नाम है। इसके बाद PEP, फास्फोइनाल पायरुवेट अम्ल, फास्फोइनाल पायरुवेट अम्ल।
फॉस्फोइनोल। तो ये कुछ टर्म जो हैं इनको आपको याद रखना होगा, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस क्रेब शब्द है, जब बताएंगे ETS बताएंगे हम आपको, तो उसमें इन सब शब्दों का प्रयोग होगा। इसका पूरा मतलब, पूरा इसका फुल फॉर्म, इसका पूरा नाम जानना आपके लिए आवश्यक होता है। तो ये वीडियो में जो हमने बनाया, इसको आप कॉपी पर नोट करके इसको आप याद कर लीजिएगा, और याद करने के बाद जब अब हम कल ग्लाइकोलाइसिस पूरी प्रोसीजर के बारे में हम कल के वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।